टेलिंग कंप्यूटर के कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इस तरह और उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो आप में से कोई बता सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल वर्ड्स में, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं वर्ड्स में जो लिखे हुए हैं, कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहेंगे? किसी ने देखी हो स्लाइड्स? इसको साथ सर साथ, देखी थी। ठीक है चलें, उसको ऐसे किया करें कि जब आप स्लाइड को पढ़ें तो ज़रूरी नहीं जो वर्डिंग लिखी हो, आप उसका मीनिंग समझा करें कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट है रूल, आपको पता है कि सिंटैक्स जो है ग्रामर रूल को कहते हैं। ठीक है, तो उसको एज इट इज़ याद करने की, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ही फर्ज कर लें इसको। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटेबल मॉडल्स को डेवलप करने के लिए टूल है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एल्गोरिथम है, ए वे ऑफ टेलिंग। नेक्स्ट हमने देखा कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, देन हाई लेवल लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग, मशीन कोड। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, 5 जनरेशंस की बात की हमने। ये डिपेंड करती है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कहाँ पे यूज़ हो रही है, लो लेवल, हाई लेवल। ठीक है जी, उसके बाद हमने 5 जनरेशन की बात की। फर्स्ट जनरेशन मशीन कोड, यहाँ पे देखें अगर फर्स्ट जनरेशन मशीन कोड, सेकंड लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हमारे पास सी और सी प्लस प्लस वगैरह आ गया, फोर्थ में डाटाबेस, फिफ्थ में हमारे पास जो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस आ गई लाइक लिस्प वगैरह जो होती है। ठीक है, फंक्शनल भी होगी और डिक्लेरेटिव दोनों आ गई। अभी हम देखते हैं कि फंक्शनल कौन सी होती है, डिक्लेरेटिव कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ से आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। द प्रिंसिपल पैराडाइम्स। सर, हमने, जी सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी बेटा पूछें। सर जो 5 जनरेशन है उसमें डिक्लेरेटिव आती है, आप उसको एक दफ़ा बता देंगे वो कौन सी होती है? जी वो ये देखें ना, ये अभी स्लाइड ओपन है, इसमें डिक्लेरेटिव का वर्ड है। ठीक है, तो अभी हम यही डिस्कस करने लगे हैं कि डिक्लेरेटिव और उसमें फंक्शनल भी है। ये देखें ना, यहाँ पे फंक्शनल लैंग्वेज भी लिखा हुआ है और डिक्लेरेटिव, तो अभी उन दोनों का डिफरेंस जो है भी वाज़ेह रहता है। यस सर। सो अभी हमने देखना है प्रिंसिपल पैराडाइम्स। यानी पैराडाइम का मतलब होता है कि वो रूल्स जिनकी मदद से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि ये इस ग्रुप में लैंग्वेज आती है, ये दूसरे में। तो पैराडाइम का मतलब हुआ वो रूल्स। तो हमारे पास 4 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं: इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लॉजिक और डिक्लेरेटिव। उसके बाद है फंक्शनल या एप्लीकेटिव। ये एक ही बात है, लॉजिक कह लें या डिक्लेरेटिव कह लें, फंक्शनल कह लें या एप्लीकेटिव, तो ये एक ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्पेरेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है। इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग जो है वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हमें पूरी डिटेल बतानी पड़ती है प्रोग्रामिंग में। यानी कि हमारे पास सी लैंग्वेज है, यानी अगर आपने फॉर लूप लगाना है लाइक, ठीक है जी, तो पूरा आप पहले फॉर लूप लिखोगे, और इसमें ऐसा नहीं है कि कीवर्ड की मदद से। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल ये दी जाती है कि अगर अगर आप इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव दोनों को आपस में इनके कंपैरिजन करके याद करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव में। अगर देखिए फॉर एग्जांपल आपने किसी का हालचाल पूछना है, आप उसे कह दें कि हाउ आर यू,
सिंपल आपने इतना कह दिया, एक वर्ड में आपने एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया, तो ये बात होगी डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग में आएगी। ठीक है, अगर आपने एक सेंटेंस में पूरी बात जो है, आप अपना मकसद जो है वो बयान कर दिया, जो आप पर्पस है, तो ये होगा डेक्लेरेटिव। लेकिन अगर आप वही पूरी तमीज बताएं कि पहले जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं सोचा आपसे मिल लूँ, हाल चाल पूछ लूँ, तो इस तरह पूरी बात जो है, और मकसद वही है कि हाल चाल पूछना या हाउ आर यू, उस तक पहुंचना जो पर्पस है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड, ज़्यादा लाइंस का कोड चाहिए होगा, और इसमें हम एक ही लाइन में अपनी जो है रिक्वायर्ड आउटपुट वो ले लेंगे। ठीक है, तो इम्पेरेटिव में क्या होता है कि फॉर लूप लगाया, पूरा वो लूप बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे। डिक्लेरेटिव में क्या होगा, इसमें लाइब्रेरी से हम अपना कीवर्ड उठाएंगे, और वही लाइन जो काम ये फॉर लूप की मदद से पूरा लिख के करा था, आई और डिफाइन करा था, वो यहाँ पे एक लाइन में हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या होगा, शॉर्टर लाइन का कोड बनेगा डिक्लेरेटिव में। ठीक है, इसमें सिर्फ लॉजिक बता देंगे, बाकी काम खुद ही वो वेरिएबल्स गेट करके तो कर लेगा। जी बेटा, आप क्लियर है डिक्लेरेटिव में और इम्पेरेटिव में फ़र्क? यस सर। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो बल्कि आप लोगों को बताना चाहिए, अभी आप लोग रिसेंटली कोर्स पढ़ के आए हो। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को है आइडिया या भूल गए हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लाइक स्टूडेंट, पर्सन, कुछ भी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चीज़ हमें रिक्वायर है हम उसको फेच कर लेते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग देखें तो हम एक चीज़ को फेच आउट नहीं कर सकते, पूरी वो कोड, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा पहले तो हमें वो चीज़ मिलती है ना जो हमें चाहिए। सही, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और क्लासेस बनाते हैं, उसकी मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसको हम देखते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। बल्कि ये तो वैसे डिटेल आप लोगों को पर पूरा कोर्स इसका पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करने के लिए ना आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि हमने पाइथन में करनी है प्रोग्रामिंग, तो पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई हाउस बनाना, घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल सारी डिफाइन करते हैं कि इसमें ये मतलब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसी तरह जो उसके बाद जो है घर बनता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये फ़र्क है कि क्लास में हम पहले सारा जो है वो डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल की मदद से बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्लास ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। लाइक हम अगर स्टूडेंट के मार्क एंटर करें, ठीक है, उसका नेम और मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट का स्टूडेंट्स नेम हम एंटर करें और उसके मार्क्स एंटर करें। हम चेक करना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। ठीक है जी, तो ये जो है इसमें हम डिटेल लिख देंगे। ठीक है जी, जो स्टूडेंट का एक मेन होगा ना, जो ब्लूप्रिंट है,
क्लास जो है वो हमारे पास होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस हम देखते हैं। क्लास जो होगा वो ब्लूप्रिंट होगा के ऑब्जेक्ट के लिए ना, कि या प्रॉपर्टीज हो गई, रूल्स कह लें, ठीक है। क्लास क्या होगा, रूल होगा ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे हम सर देखें, जी जी सर क्लास रूल क्यों होगा ऑब्जेक्ट के लिए? जी जी, मैं पूछ रही हूँ कि क्लास रूल क्यों होगा ऑब्जेक्ट के लिए? क्यों होगा, अच्छा अच्छा सॉरी, क्यों होगा, देखें ना। अब यहाँ पे आपने ना मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आप कोई पहले एक डिफाइन कर लोगे ना कि ये स्टूडेंट इस तरह पास होगा या फेल होगा, अगर उसके मार्क्स इससे 50 से बिलो होंगे तो वो फेल होगा, 50 से अबव होंगे। तो पहले हमें एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लास में हम सारा डिटेल लिख देंगे कि ये स्टूडेंट के अगर मार्क्स 50 से अबव हैं तो पास है, अदरवाइज फेल है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाके उसको जो भी स्टूडेंट का नाम है उससे कॉल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा पास है फेल, हमें आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाके ऑब्जेक्ट में चेक कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लास में सारा लिखा होगा कि कौन सी रेंज में पास करना है और कौन सी रेंज में फेल करना है, ओके सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि प्रिंसिपल पैराडाइम्स यानी वो रूल्स जो हम जिनकी बेस पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास 4 हैं। इम्पेरेटिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डेक्लेरेटिव है एंड एप्लीकेटिव है। इम्पेरेटिव में हमें डिटेल्स बतानी पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट्स की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, जिसमें बार बार हमें कोड रिपीट नहीं करना पड़ता। डेक्लेरेटिव में हम सिंपल मिनिमम लाइंस में कोड होता है हमारा। और उसके बाद लास्ट पे है फंक्शनल या एप्लीकेटिव लैंग्वेज। नाम से क्या जाहिर है, फंक्शनल, यानी हर चीज़ इसमें एक फंक्शन होगी। मिसाल के तौर पे हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो हम लिख देंगे प्लस, ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 को हमने ऐड करना था, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ईच जो भी थिंग होगी ना वो फंक्शन होगी। फंक्शनल या इसका दूसरा नाम होता है एप्लीकेटिव लैंग्वेज। सो लेट्स सपोज कि हम +3 और 2 लिख देते हैं। तो प्लस क्या है, एक फंक्शन है। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का फंक्शन यूज हो जाएगा। तो एवरीथिंग जो है इसमें वो फंक्शन होगी। लिस्प इसकी एग्जांपल है, लिस्प लैंग्वेज जो है इसकी एग्जांपल है। अब देखिए, अगर हमने फंक्शन डिफाइन करना है ना, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी फन, डी फन एक पहले ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, वो डी फन लिखेंगे, तो उसके बाद हम एरिया का फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यानी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर चीज जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है। इस बात की समझ आ गई सबको? नो सर, ये यस। नहीं सर, लास्ट वाले की समझ जी नहीं जी आई। ठीक है, मैं इसको जरा ना क्लियरली, इसमें ये ऑप्शन नहीं है ड्रॉ करने की ना, तो मुझे बार फिर स्विच करना पड़ता है, उससे डिस्टरबेंस नहीं होती पावर पॉइंट पे स्विच करने पे। नो सर। ठीक है जी। देखिए, अगर हम लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग ऐसे ही करते हैं डायरेक्ट, बस लेट्स सपोज हम एडिशन करना चाहते हैं,
तो हम सिंपल इस तरह लिख देंगे +3 और 2। ठीक है, अब देखें प्लस जो है ना वो एक इसमें फंक्शन है बिल्ट इन ना, सम के लिए, एडिशन के लिए। फंक्शनल नाम क्या है इसका? फंक्शनल लैंग्वेज या एप्लीकेटिव लैंग्वेज। अच्छा, अब हम एक फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे क्योंकि ये फंक्शनल लैंग्वेज है, तो इसमें हर चीज़ जो है ना वो लाइन जो है ये वो फंक्शन से स्टार्ट होगी। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन डिफाइन करने के लिए भी बिल्ट इन फंक्शन है। यानी हर चीज़ जो है ना वो एक फंक्शन से के थ्रू इसमें ईच लाइन ऑफ कोड में फंक्शन की मदद से हम काम करते हैं। तो वो फंक्शन उसमें बिल्ट इन ही है, उसका नाम है डिफाइन फंक्शन। डिफाइन से डी ई ले लिया और फंक्शन से एफ ले लिया। उसके बाद हम कोई भी फंक्शन, लेट्स सपोज कि हम सम फाइंड करना चाहते हैं, वो तो इसमें चले हैं एरिया की, जैसे मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, सो एरिया एक फंक्शन हो गया। तो देखें एक फंक्शन डिफाइन करना था एरिया। अब एरिया में क्या होगा वो हम बाद में देख कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे। लेकिन उस फंक्शन को डिफाइन करने से पहले क्या होगा कि ये बिल्ट इन फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बताने का ये कि हर एक चीज इसमें फंक्शन के थ्रू होती है। सिंपल इसमें ये बात याद रखें। सर मीन अगर कोई भी हमसे पूछे कि फंक्शनल या एप्लीकेटिव लैंग्वेज कौन सी होती है, तो ऐसी लैंग्वेज जिसमें हर चीज़ एक फंक्शन के थ्रू होती है। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू। अभी हम यहाँ तक हमारा टास्क कंप्लीट हो गया कि हमें पता चल गया कि जो पैराडाइम्स हैं किन के थ्रू हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। सर एक और क्वेश्चन। जी जी। सर पाइथन किस में आएगा? पाइथन। इनमें से पाइथन लैंग्वेज किस में आएगी? पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एक तो। ठीक है, यस। और इसके अलावा पाइथन आएगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। डिक्लेरेटिव भी तो है। जी जी, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्क्रिप्टिंग भी है, और उसके अलावा फ्रंट उसके मल्टीपल। अब देखें ये ओवरलैप भी होती है बात चीज़ें। अभी हम देखें नेक्स्ट यही सारी लैंग्वेजेज ही हैं। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस को बताएंगे हम कौन सी लैंग्वेज किस में यूज़ हो रही है। देखें पाइथन का भी आ ओके जाएगी। सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि टू ब्रॉड ग्रुप्स। एक तो वो जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यानी इसमें इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव, जो डिक्लेरेटिव और फंक्शनल है वो इसमें ज़्यादा इतने मतलब फेमस नहीं है। ये ज़्यादा ब्रॉड ग्रुप, यानी मेन जो ग्रुप है ना वो ये हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। जो हमने फर्स्ट बात की कि मशीन कोड, फर्स्ट जनरेशन में मशीन कोड, सेकंड में असेंबली, उसमें क्या होता है हमें ईच एंड एवरी लाइन जो है ना वो डिफाइन करनी पड़ती है। यानी अगर हमने एड्रेस या डाटा गेट करना है तो हमें एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा, किस एड्रेस से डाटा उठाए, कहाँ पे डाटा मूव करे, किस तरह एडिशन हो, कौन से रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो। ईच एंड एवरीथिंग हमें एक एक लाइन में जिस तरह डिफाइन करनी पड़ती है। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है उसमें। ठीक है, पूरी सीक्वेंस के साथ हम कोड को डिफाइन करते हैं। सम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी इसमें सी भी आ जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। Objects are created rather than sequence of instruction. Some third generation, fourth and fifth generation languages. तो ये जो हाई लैंग्वेजेस हैं ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, और इसमें हमारे पास बेनिफिट्स, ऑब्जेक्ट के जो बेनिफिट हैं वो हम गेट कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की मदद से।
ठीक है, इसमें डिफरेंस क्लियर हुआ। जो प्रोग्रामिंग एक तो होगी कि टिपिकल जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ कोड लिखते हैं, दूसरा हम ये है कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कर लें। तो ये मेन दो ग्रुप्स हैं। सर इसका मेन जो डिक्लेरेटिव है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आएगी, क्योंकि वो 5th जनरेशन में आती है ना हमारे पास। हाँ, ये इसको कह रहे हैं कि देखें, अब इसमें देखें यहाँ पे डेक्लेरेटिव है। अब डेक्लेरेटिव जो है जरूरी नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट ना बने, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो इसमें भी होंगे ना, डेक्लेरेटिव में भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यस सर। सो अब देखें लेकिन सी प्लस प्लस में इस तरह हम डेक्लेरेटिव के थ्रू काम नहीं कर सकते। तो उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट जिसमें आगे ना, उसको हमने एक अलहदा ग्रुप कह के तो उसको हमने सेपरेट में डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस वेरिएंट कह लें इसको। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम देखते हैं कुछ लैंग्वेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इन सब का नॉलेज हो। जब अब हम इस कोर्स का मकसद ये होगा कि कोई भी आपको नई लैंग्वेज आए। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो अगले 10 साल बाद भी आपको पाइथन पे ही काम करना पड़े। उस वक्त कोई नई लैंग्वेज डेवलप हो सकती है। तो आपको 40 कोर्स जो हैं वो इसलिए पढ़ाए जाते हैं। अब देखिए, एक नया कोर्स है बिल्कुल, आप उसको सीखते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आप उसमें मतलब आपको नॉलेज हो जाती है उसकी। इसी तरह ये मकसद इसका ये होता है कि आपको कोई भी नई चीज़ फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने को मिले तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो इस तरह ये लैंग्वेजेज हैं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। तो इसमें से कोई भी लैंग्वेज आपको आए तो उसका आपको तरीका सिखा दिया जाएगा कि किस तरह आपने उसको मतलब नई लैंग्वेज को सीखना है। सबसे पहली लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। पहले हमारे पास ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी, फार्मूला ट्रांसलेशन। आईबीएम, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें से एक फोर्ट्रॉन भी है। इन द मिड 1950s में जाके, यानी 57 के करीब आई थिंक ये फोर्ट्रॉन जो है वो इन्वेंट हुई थी। डिज़ाइन फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन बाय द साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यही ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें जो भी लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन को बहुत सी वो उन लैंग्वेज देखें यहाँ पे, तो काफ़ी लैंग्वेजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके कौन सी लिखी हुई है, वो लैंग्वेज जिसने कोई ना कोई फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन में पार्ट प्ले की, यानी एक से दूसरी में काफ़ी जिसमें फ़र्क आ गया ना, जो लैंग्वेज इन्वेंट हुई तो उसका नाम लिखा हुआ है। कोबोल जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कभी आपका बैंक में जाने का इत्तेफाक हो, वहाँ पे जो आपने जो कैशियर साहब ने कहा कि मैंने अपना बैलेंस चेक करना है, तो वो एक ग्रीन और ब्लैक स्क्रीन होती है जिसमें आपका अकाउंट नंबर एंटर करते हैं और उसमें आपका सारी ट्रांजेक्शन वगैरह बैलेंस वगैरह देख लेते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग कोबोल लैंग्वेज में होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मोस्टली जो है बैंकिंग और फाइनेंस वगैरह में बिजनेस के लिए बनी है, तो उस उधर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज 1959 में डेवलप हुई, डिज़ाइन टू बी कॉमन टू मैनी डिफरेंट कंप्यूटर्स, टिपिकली यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है। बिजनेस और फाइनेंस के एप्लीकेशन में ये यूज़ होती है। बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हाँ जी, इकरा ने ज्वाइन कर लिया जिनका इशू आ रहा था। यस सर। हाँ जी, चलिए इकरा बताएं कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका क्या मतलब है। जैन आप बताएं। यस सर।
ये जो लिखा हुआ है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सर सर जो मतलब कि जो बिगनर्स होंगे उनके उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगी, मतलब किसी भी जो काम के अंदर जो मतलब बिगनर्स आएंगे लैब प्रोग्रामिंग के अंदर उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बनाई गई होगी। आप इंटरव्यू अच्छा दे सकती हैं, ठीक है। अब देखें बेसिक जो है ना वो सिर्फ ये इसकी एब्रीविएशन लिखी हुई है, ये मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे फोर्ट्रान था ना, तो फोर्ट्रान में ये उसकी एब्रीविएशन लिखी थी उसको कैपिटल करके कि यहाँ से फोर्ट्रान गेट किया है। कोबोल में ये सी यहाँ से लिया है कॉमन से, बी बिजनेस से, ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस तरह बेसिक में ये इस तो ये बस पूछा था कि ये इसकी एब्रीविएशन है, ठीक है। थैंक यू। तो इसमें ऐसा करें कि अपना ना नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हुआ करें ताकि पता चले आपकी अटेंडेंस में भी आसानी हो और पता भी चले कि कौन मौजूद है, ठीक है। उसमें मैं आपको प्रोसेस जो है ना वो मैसेज कर देता हूँ कि किस तरह आपने अपना नेम जो है वो चेंज करना है। नेक्स्ट टाइम उसका कीजिए। ओके सर। But developed at Dartmouth College in 1960, developed as a simple language for students to write programs with which they could interact through terminals. Terminal mean टर्मिनल यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है? कंप्यूटर को कह रहे हैं टर्मिनल में, ठीक है। इसका मकसद क्या था? हम जब स्टार्ट में 9-10 में हमने भी इसको बेसिक लैंग्वेज सीखी थी जब हमें लैब में लेके जाते थे। तो ये सिर्फ ये है कि इंट्रैक्शन है ताकि देखिए एक होते हैं हार्डवेयर पे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया वगैरह को देखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आप बैक्टीरिया आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? अगर वो फॉर एग्जांपल उसका सैंपल जो है या वायरस है कोई बड़ा डेंजरस है, तो वो उसकी लैब की फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो मज़ीद मतलब वो उस फैलने का भी खतरा होता है, उसकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे? बेहतर तरीका क्या है? तो उसकी सिमुलेशन कर लें। सिमुलेशन में क्या होता है कि कंप्यूटर पे बैठ के उसका सारा प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसमें चेंजिंग कर लें। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी यही होता है कि सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं बजाय इसके कि बाद में वो वहाँ पे सारा सर्किट जल जाए, ठीक है। तो बेसिक भी इसीलिए बनी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन हो जाए कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग में ना, उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद सी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, ठीक है, डेवलप बाय बेल लेबोरेटरीज इन द अर्ली 1970s, provides control and efficiency of assembly language while having third generation language features. assembly language में जो प्रॉपर्टीज थी उनको यूज किया, ठीक है, और उसकी असेंबली लैंग्वेज में कंट्रोल मीन्स कि ये डिफरेंट अप्लाइंसेस को कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल आज भी जो असेंबली लैंग्वेज है वो जो मिसाइल प्रोग्राम है ना वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी में, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में असेंबली लैंग्वेज की मदद से प्रोग्रामिंग होती है, जो मोटर्स लगी होती है ना मिसाइल्स वगैरह में। रीज़न क्या है? उसमें कंट्रोल एफिशिएंट होता है। तो सी जो है वो भी कंट्रोल प्रोवाइड करती है, ठीक है। इजीली वही काम जो असेंबली में हो सकता है वो सी में विद एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी, क्योंकि असेंबली में कोड ज़्यादा होता है तो सी में वही कम लाइनों में हम कोड लिख सकते हैं। ऑफन यूज फॉर सिस्टम प्रोग्राम्स, यूनिक्स इज रिटन इन सी, ठीक है, यानी यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम भी सी में लिखे जा सकते हैं। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का?
सर। उसके बाद सिमुलर फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए मैंने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं उनका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पहली जो लैंग्वेज, जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रान। जी। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो ये है, 1960 में डेवलप हुई। स्मॉल टॉक फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेवलप्ड बाय Xerox in mid 1970s, still in use on some computer। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको आपने ऐसे याद नहीं करना लग जाना, ठीक है। बेसिक ये इन दोनों लैंग्वेजेस का, बाकी को तो पता होना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। इम्पॉर्टेंट है C++। It is C language with additional features, widely used for developing system and application software। GUI can be developed easily with Visual Programming tools। तो अब जो C++ है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में यूज़ होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में और कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल अप्लायंसेस कंट्रोल करनी है, तो देखें ना आपकी चिप जो है जो आप कंट्रोल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ओवंस वगैरह हैं, उसमें कंट्रोल है, मोटर्स हैं। इंडस्ट्री में आपका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर जाएं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीज़ ऑटोमेटिकली बन रही है, वहाँ पे रोबोट्स होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे मोटरें लगी होती हैं, मशीन्स होती हैं, तो उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो मोस्टली C++ में की जाती है। और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का फीचर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप विजुअल स्टूडियो में प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप GUI वगैरह भी बना सकते हो। जावा जो है, जावा भी हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली टच करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बड़ी पावरफुल लैंग्वेज है। जितने आपके मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, अगर आप जावा की वेबसाइट पे जाएं तो इसमें है कि 3 अरब डिवाइसेस, 3 बिलियन डिवाइसेस जो है ना वो जावा पे ऑपरेट हो रही हैं। इससे आप जावा की इम्पोर्टेंस जो है वो देख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है जावा का कि आप ये डिवाइस इंडिपेंडेंट है। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है, एक एप्लीकेशन बना ली है जावा में, तो वो हवावे में भी चलेगी, आईफोन में भी चलेगी, ठीक है, और सैमसंग में भी चलेगी। ये इसके बेनिफिट हैं जावा के यानी ये डिवाइस इंडिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट है। तो जो एक दफ़ा जावा में प्रोग्राम लिखे वो हर जगह पे चल जाएगा। An object-oriented language similar to C++ that eliminates lots of C++ problematic features allow a web page developer to create programs for applications called applets that can be used through a browser। ठीक है, जावा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। Objective of Java developer is that we machine platform and operating system independent। यानी मैंने अभी आपको बताया कि जावा की एप्लीकेशन जो है, ठीक है, जो जावा में एप्लीकेशन बने वो उसमें ये फ़र्क नहीं है कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट में है या लिनक्स में है, वो हर जगह पे। क्योंकि देखें जावा में क्या होता है उसमें, फिर जब हम जावा पढ़ेंगे तब देख मज़ीद डीपली देखेंगे कि यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हाई लेवल से असेंबली में चले गया, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बन गया। जावा में क्या होता है, जब आपने जावा का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो वो एक JVM बना देता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा के साथ क्या इंस्टॉल होता है, जावा वर्चुअल मशीन। तो अब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जावा को उसका नहीं पता होता, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है, अपनी वर्चुअल मशीन में। आपने कभी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है कि फॉर एग्जांपल आपका
कोई कोर्स हो, कोई लैब ऐसी हो जिसमें आपको वर्चुअल मशीन के साथ, यानी आप इधर विंडो, बात देखें, एक होता है हमारे पास प्रोसेसर होता है डीएसपी, वो ना बना अमेरिका से आया, तो वो विंडोज़ 98 उसमें अभी भी विंडो 98 के लिए वो चलता है। तो उसमें फिर क्या करना पड़ा, अब तो विंडोज़ 10 तक चला गया, विंडो 8 थी सिस्टम में, तो हमें विंडो 98 इंस्टॉल करनी पड़ी। तो हमने क्या किया, उसको वर्चुअल मशीन के थ्रू हमने किया कि उसमें विंडो 8 भी है और विंडो अंदर उसके विंडो 98 भी है। ठीक है, तो वहाँ पे वो अब सिस्टम को लगता है, डीएसपी को लगता है कि विंडो 98 पे ही रन हो रहा है, तो वो वर्क कर लेता है। इसी तरह जावा की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वर्चुअल मशीन, यानी वो मशीन वहाँ पे कोई नहीं होती, इन्वायरमेंट एक ऐसा क्रिएट होता है कि उसको लगता है कि वो उसी में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट हो जाती है, चाहे जो मर्जी डिवाइस हो, वहाँ पे जावा की एप्लीकेशन रन होती है। इस बात की समझ आ रही है? यस सर। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सिमुलेशन, आपकी सिमुलेशन होती है कंप्यूटर में, कौन सा सॉफ्टवेयर जिसमें आप सिमुलेशन करते हो, कंप्यूटर सिमुलेशन कौन से, किसी कोर्स वगैरह में की हो? नो सर। कभी भी नहीं की कोई, किसी अब कोई कोर्स नहीं है मतलब जिसमें कंप्यूटर में वो, अच्छा चलें ऐसे देख, सी में प्रोग्राम, आप सी में आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई कोई कैलकुलेटर बनाया हो या इस तरह? यस सर। सी प्लस प्लस। ठीक है, चलिए उसकी मिसाल दे देता हूँ, ये चलिए मैं अपने मशीन की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मशीन, हमारा एक होता है मशीन का कोर्स ना, इलेक्ट्रिक मशीन का। ठीक है, मे भी आपके इंटरेस्ट का ना हो, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वहाँ पे मशीन जो है ना, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री की मोटर है, वो खरीदने में जाएँ तो लाख रुपए की मोटर मिलेगी, लेकिन हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है मैट लैब, वहाँ पे वो उठाते हैं मशीन, वहाँ पे बायो के भी कोड पड़े होते हैं। ठीक है, बायो की भी डिवाइसेस पड़ी होती हैं, उठाते हैं उसको, सिमुलेशन उसके साथ बाकी कंपनी ने लगाए, सप्लाई दी, उसको चेक कर लिया कि सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। वही अगर बाजार से खरीदने जाएं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज की तो वो दूसरी मशीन बन गई। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वर्चुअली हम उसको देख रहे होते हैं, वहाँ पे डिवाइस मौजूद नहीं होती। इसी तरह ये भी जावा में भी इस तरह वर्चुअल मशीन होती है जो कि एक्चुअली मौजूद तो नहीं होती, इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट किया जाता है कि वहाँ पे लग रहा होता है कि मशीन मौजूद है। तो ये वर्चुअल मशीन के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि जिसमें कोड जो है ना, वो पूरा, जैसे हम पाइथन है ना, को एक लाइन लिखी एग्जीक्यूट कर दी, मैटलैब में एक लाइन लिखी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा प्रोग्राम कोई ख़ास पर्पस जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, हम एक आध लाइन का कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में फ़र्क ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रॉपर एक, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक कोड लिखा है ना, ठीक है, तो वो पूरा उसका एक पर्पस होगा, उसकी डॉट एग्जी फाइल बनेगी, उसकी उसका एक मकसद होगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज खास पर्पस की, जरूरी नहीं कि वो खास एक काम के लिए हो, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके भी हम कर सकते हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जरूरी नहीं कि पूरा कोड एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो। अब यहाँ पे जो लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, पीएचपी, एएसपी, पर्ल, पाइथन, पर्ल, पाइथन और रूबी, ये तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि अब यहाँ पे ना वेब की ज़रा, ये जो है ना लैंग्वेजेस, ये यूज़ होती हैं वेब एप्लीकेशंस में ना। ब्राउज़र आप ओपन करते हैं ना क्रोम का, ठीक है, वहाँ पे कोई आपने वेबसाइट खोल ली, तो हर वेबसाइट का एक ख़ास होता है कि यहाँ पे उसका
कॉन्टैक्ट अस आ गया, यहाँ पे ख़रीदना है हमसे, मतलब रब्ता करें तो ऊपर लिखा होता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखा होता है। लेक्स फॉर कामसेट की वेबसाइट है तो ऊपर की लिखा होगा फैकल्टीज़ एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टैब्स होंगे। तो डिफरेंट किस्म के टैब ऑटोमेटिकली नहीं बन जाते, उसके लिए थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक होती है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग और एक होती है बैक एंड प्रोग्रामिंग। समझ आ रही है ना बातें? इसको नोट कर रहे हैं साथ साथ या कुछ, या बस सुनी जा रहे हैं? सर नोट कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। ठीक, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें ना थोड़ा सा आपको पता तो होना चाहिए ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़र्क, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो चीज़ें वैसे मैं इजी इंशाल्लाह होगा पेपर ना, उसमें जो आपको बताया उसी में से होगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसको सुनिएगा। कि जैसे आप फ्रंट एंड एक ब्राउज प्रोग्रामिंग होती है, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। आपको फॉर एग्जांपल जो सिस्टम में वेबसाइट का व्यू नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होगी। और बैक एंड पे यानी वो किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, जो आपने प्रोग्राम लिख दिया है, जो टैब बना दिया, उसने किस तरह वर्क करना है, तो बैक एंड पे हो गया, सर्वर एंड पे होगी प्रोग्रामिंग। तो उसमें हमारे पास दो तरह की होती है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जो फ्रंट एंड में हमारे पास ज़्यादा है ना, वो HTML वगैरह में प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। और जो बैक एंड में ज़्यादा PHP पर, PHP नाम सुना हो कभी आपने ना, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। PHP, पर्ल, रूबी वगैरह में ना। और जावा स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग ज़्यादा होती है। जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट में फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग होगी, पर्ल, पाइथन, रूबी में ये बैक एंड प्रोग्रामिंग होगी। उसके बाद कमांड लैंग्वेज, अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे अभी पाइथन देखेंगे उसमें, यानी सिर्फ ये याद रखें कि पूरा कोड जो है ज़रूरी नहीं कि एक कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बने। कमांड लैंग्वेजेस ये इतनी मतलब ज़रूरी नहीं है, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनका ज़्यादा ताल्लुक होता है, ठीक है। कमांड लैंग्वेजेस का किसके साथ ताल्लुक होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं ये। उसके बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। आपका कौन सा सेमेस्टर है? आपका इस वक्त है 6 सेमेस्टर। नेक्स्ट आपका है 7th, इंशाल्लाह उसमें आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, उसका आपको है नॉलेज? सर 8 में होता है। 7th में 1 क्रेडिट आवर उसका होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह उसकी होती है, टॉप उसका टाइटल डिफाइन होता है सारा ना। और 8th में, सर हमारे डिपार्टमेंट में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा उसमें ना एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने ना फाइनल ईयर की रिपोर्ट लिखनी होती है, ठीक है। अब आप वर्ड पे लिखने बैठ जाएं तो वर्ड में क्या होता है, सेटिंग आपको सारी जितना टाइम आपने लिखने में लगाना है उससे ज़्यादा आपका अरेंजमेंट में टाइम लग जाता है। रिसर्च पेपर का नाम आपने कभी सुना हो? रिसर्च पेपर्स होते हैं, यस सर। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप देखें बड़ी सिमिट्री होती है, सारा टूल कॉलम वाले भी होते हैं, 1 कॉलम वाले भी होते हैं। तो वो सारी किस तरह होती है इतनी ज़्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट, क्योंकि वो लैटिक्स सॉफ्टवेयर में लिखा होता है, ठीक है। लैटिक है टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आपके पास टेम्पलेट बना होता है। आपने क्या करना होता है, सिर्फ उसको अपना डाटा रैंडम लिखते रहें वर्ड पे, बाद में सिंपल लैटिक में जाके पेस्ट करें तो ऑटोमेटिक टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा रेंज होता जाएगा। उसमें पिक्चर्स वगैरह जो आपकी जितनी भी बुक्स लिखी होती हैं ना, तो टेक्स्ट बुक्स वगैरह मोस्टली, और जो जो जर्नल पेपर हैं वो तो सारे इसी में लिखे होते हैं। तो ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज होगी जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होते हैं। यूज ऑन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज डेवलपर पुट्स ब्रीफ कोड
called tags in the page to indicate how the page should be formatted. So ये उसी तरह ब्राउज़र में जो इंटरनेट पेजेस है ना डिफरेंट वेबसाइट्स के, उनमें ये यूज़ होता है बनाने में कि किस तरह को उसकी शेप होगी HTML. XML भी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज फॉर डिफाइनिंग अदर लैंग्वेज, बस इसका नाम पता होना चाहिए. उसके बाद लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस, ठीक है. When it comes to machine of the task, learning to speak and use of programming language is in many ways like learning to speak a human language. ठीक है, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज है, सबसे पहले होता है उसका अल्फ़ाबेट सीखना. आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, चाइनीज़ के अलावा, चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते मेरे ख्याल में ना, तो उसके अलावा बाकी इंग्लिश सीखनी है तो अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ते हैं, ठीक है. टर्की सीखनी है, उसमें भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं. तो इसी तरह अगर आपने एक सिस्टम की लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसका इंस्ट्रक्शन सेट पता होना चाहिए कि ये मेरे पास टूल्स हैं, ठीक है, इनकी मदद से ये कमांड लिख सकता हूँ. In both kind of languages, you have to learn new vocabulary, syntax and semantics. ठीक है, आपको इसमें पता होना चाहिए कि सिंटैक्स यानी किस तरह मैंने प्रोग्राम लिखना है. हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है. बाद में यानी उसका बाज़ केस सेंसिटिव होती हैं, बाज़ केस सेंसिटिव नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कैबरी कौन सा वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, करेक्टर स्पेशल यूज़ हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है. एंड बोथ काइंड ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर कंसीडरेबल प्रैक्टिस टू मेक परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, ठीक है. जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज आप सीखने लगे हैं, ठीक है, 2 दिन आपको शौक रहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाद में आपने उस लैंग्वेज को छोड़ दिया तो क्या होगा कि वो फिर उसकी जो नॉलेज है वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो उसमें भी रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर. But there is a difference. Computer languages lack ambiguity and यानी इसमें ऐसे नहीं है कि हम जो भी वर्ड है एक वर्ड नहीं, सिमिलैरिटीज देखी कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, उसमें भी सिंटैक्स वोकैबुलरी वगैरह थी है, इसमें भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस लैक एम्बिग्यूटी एंड वैगनेस, यानी इसमें हम एम्बिग्यूटी यानी क्लियर बताना होता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना. तो यहाँ पे कोई सिंटैक्स कोई भी एग्जांपल दी जा सकती है कि I saw the man with a telescope. अब देखें यहाँ पे हम कहा कि एक मैंने आदमी देखा जिसके पास टेलीस्कोप थी, लेकिन अब कंप्यूटर को अगर इस तरह बता देंगे तो वो पूछेगा जी एरर, टेलीस्कोप क्या है, ठीक है. यानी वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ता है, पूरा ये सारा कुछ बताना पड़ता है. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए सेंटेंस आइदर मीन्स वन थिंग और इट मीन्स नथिंग, ठीक है. तो या आप उसको क्लियरली कम सिस्टम को बताएंगे, अदरवाइज वो एरर आ जाएगा. व्हाट डिटरमाइंस ए गुड लैंग्वेज? फॉर्मली रन टाइम परफॉर्मेंस. पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, जो कि कंप्यूटर वर मोर एक्सपेंसिव देन प्रोग्रामर्स, ठीक है जी. तो पहले क्या होता था कि जो यानी कि जो जितनी जल्दी ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा वो सिर्फ बेहतर है, ठीक है. लेकिन अब क्या है, लाइफ साइकिल ह्यूमन कॉस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ईज ऑफ डिज़ाइनिंग, कोडिंग, डिबगिंग, मेंटेनेंस, रीयूजेबिलिटी. यानी देखें ना, पहले बात थी जो कंप्यूटर थे ना वो एज थे टैक्टिकल एसेट्स, यानी जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे एटमी असासे हैं,
या कोई फौजी साथ है, इस तरह की कोई चीज़ जो जिसको रियासत के साथ ताल्लुक है, तो पहले कंप्यूटर जो थे वो थे ज़्यादा कीमती प्रोग्रामर से, ठीक है। यानी एक एसेट है ना असास किसी मुल्क का, तो वर्ल्ड वार के लिए बना है, 2 के लिए बना था सिस्टम जो है, उस दौर की बात हो रही है। तो वहाँ पे अगर एक आध बंदा कुछ हो भी जाए उसे, लेकिन कंप्यूटर को कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इजीली अवेलेबल है कंप्यूटर, सो ह्यूमन लाइफ इज मोर, लाइफ तो वैसे ये तो उसकी है स्लाइड बनी किसी अंग्रेज की ना, वरना जो इंसानी जान है वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती है, ठीक है। ये बात सिर्फ न लिखती है, अदरवाइज जो है ह्यूमन लाइफ जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो ईज़ ऑफ डिज़ाइनिंग, यानी अब जो है वो क्या कि मौजूदा दौर में इंसान की ज़्यादा मतलब जो आसानी से आप काम कर सकें, यानी डिबगिंग ईजी हो, यानी ऐसा जिसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस ज़्यादा हो, आप इजीली प्रोग्राम कर सको। डिज़ाइनिंग उसकी आसान हो, कोडिंग यानी उसको बनाना भी आसान हो, अगर उसमें एरर आ जाए तो उसको भी निकालना, डिबग करना ईजी हो। पहले असेंबली में क्या होता था, उसमें 1000 लाइन का कोड है, गलत कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, आपने कोई रजिस्टर पहले यूज़ किया बाद में भी वही कर लिया, तो उसको ढूंढने बैठ जाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन अब इजीली हम डिबग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट फंक्शन बने होते हैं, हर फंक्शन का अपना काम है उसमें। मेंटेनेंस इजी है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट को बनाई हुई है, उसमें कोड को चेंजिंग करनी है, उसके बार बार मेंटेनेंस होता है कि जब एक चीज़ को इस्तेमाल में उसको बाद में कोई उसमें खराबी आ जाए तो उसको ठीक करना। रीयूजेबिलिटी, एक कोड बना हुआ है, ठीक है, उसको दोबारा इस कोड का पोर्शन दोबारा इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट्स में से, एक फंक्शन में से इजी है, ठीक है। अच्छा चलें, ये लास्ट चीज़ है, क्राइटेरिया इन गुड लैंग्वेज डिज़ाइन। थक तो नहीं गए? सर थक गए हैं। अच्छा चलें, ठीक है, फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में देख लेंगे।